Okay, good morning all of you. I hope you guys are doing great. चलिए आज हम चैप्टर नंबर 3 जो आईसीआई का सीए फाइनल का मॉड्यूल है उसमें एक अमेंडमेंट आया है. दे हैव एडेड अ न्यू स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड एज SA 450. अब ये स्टैंडर्ड ना वैसे आप मुझे पूछेंगे तो इंटरमीडिएट में भी ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो एज सच सिर्फ मॉड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट है कि भाई उन्होंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में SA 450 को एट अ फाइनल लेवल अब डिटेल में लिखा है. अच्छा है, इट्स अ वेरी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट. हमने जब आपको थोड़ा 320 मटेरियलिटी वाला पार्ट पढ़ाया था, 300 जब प्लानिंग वाला पार्ट पढ़ाया था, वी हैड गिवन यू एन ओवरव्यू आल्सो ऑफ 450. अब ऑब्वियसली आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में इसको डिटेल में इंक्लूड किया है तो हमको आपको डिटेल में डिस्कस करके बताने का है. तो आज हम इस लेक्चर में SA 450 विच इज एन अमेंडमेंट अंडर चैप्टर नंबर 3 वो हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए जाएंगे. तो आप अपने कंसाइज बुक के अंदर आ जाइए. हमने कंसाइज बुक को रिसेंटली अपडेट किया था तो ऑब्वियसली उसके अंदर सारा अपडेटेड कंटेंट जो एज पर अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वो इंक्लूड किया गया है. तो उसी के अंदर SA 450 इज ऑलरेडी देयर. इट शुड बी ऑन पेज नंबर, जस्ट वन सेकेंड, शुड बी ऑन पेज नंबर 3.30. आपको वहां पर SA 450 मिलेगा. आपको एक पूरा ओवरव्यू देते हैं कि भाई 450 क्या बोलता है, एंड देन फिर एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करेंगे. द नेम ऑफ 450 इज इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स दैट आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. मतलब जो हमको ऑडिट के दौरान गलतियां मिली हैं, मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने के बाद में एक प्रॉपर लिस्ट बनाना चाहिए एंड देन उसको हमने इवैल्यूएट करना चाहिए ये समझने के लिए कि क्या ये मिसस्टेटमेंट्स का जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअली या व्हेन एग्रीगेटेड मटीरियल है कि नहीं है. Because obviously if these misstatements are material in nature, 705 ट्रिगर होगा, हमें शायद मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा. इसी वजह से आइडियली हमने इन मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढने के बाद में बढ़िया से एनालाइज करना चाहिए. एनालाइज करने के बाद में इफ वी बिलीव दीज आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो इन गलतियों को प्रॉपरली एडजस्ट करे या इफ रिक्वायर्ड डिस्क्लोज करे. ये आइडियली मैनेजमेंट ने करना चाहिए. इफ दे आर एबल टू एडजस्ट एंड डिस्क्लोज इट प्रॉपरली, फिर वो मिसस्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वी कैन गिव अ क्लीन ओपिनियन. बट अगर मैनेजमेंट ये बात नहीं मानता है तो ऑब्वियसली TCWG को कम्युनिकेट किया जाएगा एंड बाद में इसका इंपैक्ट अपनी रिपोर्ट पे कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. ये हमारा नॉर्मली लॉजिकल फ्लो होता है. बट ऑब्वियसली एक गलती कम मटेरियल होती है, इसके लिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो 320 वाला है उसका एप्लीकेशन भी आता है. तो नॉर्मली ना 450 को समझने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ SA 320 भी आना चाहिए, तब जाकर के पूरे 705 का अंडरस्टैंडिंग आता है. मतलब 450 के साथ साथ में 320 मटेरियलिटी इफ यूज्ड इन कंजंक्शन इन अलोंग विद 450, तब जाकर के आपको रियल अंडरस्टैंडिंग आएगा कि कब हमारे मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल होंगे और कब नहीं होंगे. उस तरीके से SA 450 आपको पूरा पढ़ाया जाएगा. अब सर इस SA 450 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो चाहता है कि भाई ऑडिटर इवैल्यूएट करे जो जो मिसस्टेटमेंट्स उन्होंने ढूंढे हैं उन सबको ढूंढने के बाद इवैल्यूएशन होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज मिसस्टेटमेंट्स, व्हाट इज द कॉज, मतलब किस वजह से ये गलती हुई है. क्या ये गलती इंटेंशनल नेचर की है, अनइंटेंशनल नेचर की है, क्या ये गलती रेकरिंग नेचर की है, मतलब क्या ये गलती रिपीट हो सकती है इन मे बी दी अनटेस्टेड पॉपुलेशन, ये हमें देखने का ट्राई करना पड़ेगा. मतलब हमें जो गलतियां मिली है उनको ढंग से इवैल्यूएट करना चाहिए एंड ऑब्वियसली जो गलतियां हम रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट को करेक्ट करने के लिए उसमें से कुछ गलतियां वो करेक्ट कर देंगे एंड कुछ करेक्ट नहीं करेंगे. अब जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स होते हैं ना उनका इंपैक्ट हमारे ओपिनियन पे आता है. तो यहां पे आपको दो पॉइंट देखने को मिलेंगे, इवैल्यूएट द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स का इफेक्ट एंड देन ऑब्वियसली ऑल्सो इवैल्यूएट कि जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है क्या वो मटीरियल है कि नहीं है हमारे ऑडिट के हिसाब से, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा शुड वी एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन और नॉट. तो अगर आप 450 का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव मेरे साथ डिस्कस करेंगे, देखिए क्या बोलता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करेंगे सर, द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स. ये वो गलतियां हैं जो हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिली होगी, इन गलतियों का इफेक्ट कितना आ रहा है, कितना आ सकता है. क्योंकि देखो जो गलतियां मुझे मिली है इनको एनालाइज करके पता चलेगा इस नेचर की गलती और भी हो सकती है क्या. लेट्स से फॉर एग्जांपल
एग्जांपल देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ एएस और इंड एएस। अब अगर एक बार नॉन कंप्लायंस हुआ है तो वेरी हाई चांस ये नॉन कंप्लायंस आगे रिपीट हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। तो इफेक्ट जो है ना वो एक ट्रांजैक्शन में नहीं होगा, उस नेचर के सारे ट्रांजैक्शन में वो गलती का इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए जो गलती मिली है उसका नेचर समझना, कॉजेस समझना एंड उसके अराउंड और क्या गलतियां हो सकती है वो सब आपने इवैल्यूएट करना चाहिए। उसके बाद में हम नॉर्मली ये गलतियां मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करके बोलते हैं कि आप करेक्ट कर दें। अगर मान लो वो गलतियां करेक्ट नहीं करते हैं तो जो बचे हुए अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, मतलब हो सकता है हमें 10 गलतियां मिली, हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, आउट ऑफ 10 उन्होंने 6 कॉलेज से हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके करेक्ट कर दिया। अब 4 जो अनकरेक्टेड बचे, ऑब्वियसली ये अनकरेक्टेड का ही इफेक्ट हमें देखना है, मटीरियल है या नहीं है, बिकॉज इफ इट इज मटीरियल इट मे रिजल्ट इनटू अ मॉडिफाइड ओपिनियन। तो हमें इवैल्यूएट करना चाहिए द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली ये सब कैसे किया जाएगा वही पूरा प्रोसीजर आपको 450 में बताएंगे। मतलब सर सिंपल 450 में बोलेगा ऑडिट के दौरान गलतियां मिली है, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने के बाद इवैल्यूएट करो। ऑब्वियसली उससे रिलेटेड कुछ और गलतियां हो सकती है क्या, ढूंढने का ट्राई करो। बिकॉज क्या होता है ना, ऑडिट में हम थोड़ा बहुत सैम्पलिंग लगाते हैं इन सर्टेन एरियाज, वी डू नॉट टेस्ट द एंटायर पॉपुलेशन। तो हो सकता है जितना हमने टेस्टिंग किया उसमें कुछ गलती मिली होगी, हमें डर क्या है अनटेस्टेड में भी गलती हो सकती है। वो कितनी हो सकती है हमें प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, और फिर सोचना पड़ेगा अगर ये गलतियां करेक्ट ना हो तो आइडियली क्या इनका इफेक्ट मटीरियल आ सकता है, अगर हां तो हमें अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। ये बेसिकली एक क्रक्स है कि भाई 450 किस तरीके से हमने अप्रोच करना है। अब शुरुआत ना बहुत बेसिक के साथ में होगा कि यार यहां पे ना मिसस्टेटमेंट वर्ड ही क्या होता है वो डिफाइन किया हुआ है। आई नो एट अ फाइनल लेवल ये एक अमेंडमेंट लेक्चर है, अभी तक आप ऑलरेडी डिटेल में पूरे रेगुलर लेक्चर्स देख चुके हैं या ईओबी बैच देख चुके हैं, आपको मिसस्टेटमेंट क्या है मालूम है, बट एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। हमने ये चीज आपको 700 सीरीज पढ़ाते वक्त स्टार्टिंग फेज में ही सिखाया था। याद है क्या वर्ड मिसस्टेटमेंट क्या है, जो हमारा एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है कि कैसे अकाउंटिंग करना चाहिए, कैसे क्लासिफिकेशन करना चाहिए, कैसे डिस्क्लोजर करना चाहिए। एप्लीकेबल एफआरएफ मतलब अवर एएस और इंड एएस, जो हमें अकाउंटिंग करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, डिस्क्लोजर करने के लिए जो बोलता है। अगर हमने वैसे अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर अगर नहीं किया है तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज अ मिसस्टेटमेंट। मतलब सर अवर एप्लीकेबल एफआरएफ उसने आपको बताया होगा कैसे अमाउंट रिकॉर्ड करना है, और उसने आपको बताया होगा कैसे अमाउंट को क्लासिफाई करना है, या उसने आपको बताया होगा कैसे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देना है। जो एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसमें जो अमाउंट का रिकॉर्डिंग हुआ होगा से एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से नहीं हुआ होगा, मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन वैसा नहीं हुआ होगा, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वैसा नहीं हुआ होगा जैसा एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए। मतलब वी हैव अकाउंटेड इन अ मैनर दैट इज नॉट इन लाइन विद आवर एफआरएफ। कैन आई से अकाउंटिंग में गलती है, दिस गलती इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। क्लासिफिकेशन में गलती है, इट इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। डिस्क्लोजर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, या डिस्क्लोजर ही नहीं दिया है, दिस इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। एक सिंपल सा डेफिनेशन है मिसस्टेटमेंट का, मतलब जो एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है हमने कंप्लाई करना चाहिए, तो जैसा उसने अकाउंटिंग करने के लिए बोला है, जैसा क्लासिफिकेशन करने के लिए बोला है, जैसा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देने के लिए बोला है, अगर मैं वैसा अकाउंटिंग, वैसा क्लासिफिकेशन, वैसा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ना करूं, दोनों में अगर डिफरेंस है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। आइए नीचे डेफिनेशंस दिए होंगे, रीड द फर्स्ट डेफिनेशन। मिसस्टेटमेंट क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी बेसिक, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। मान के चलिए मैं ये अमेंडमेंट लेक्चर जब कंडक्ट कर रहा हूं ना, मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कुछ चीजें जो यहां पे डिस्कस हो रही है वो थोड़ा सा जो आपने पहले पढ़ा है उसका एक बढ़िया रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए सर, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट जो आपने रिकॉर्ड किया है, क्लासिफिकेशन जो आपने किया है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो आपने दिया है, किस किस के अंदर, ये रिपोर्टेड एफएस में जो है, मतलब जो आपने रिपोर्ट कर दिया है, इसको कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ में, अमाउंट क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। मतलब जैसा एफआरएफ के हिसाब से अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसको अगर मैं कंपेयर करूं जो एक्चुअली में अमाउंट
अमाउंट का रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर हुआ है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है. दिस डिफरेंस इज टेलिंग अस दैट देयर कैन बी अ मिस स्टेटमेंट. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट. मतलब सिंपल चीज है, एफआरएफ जो बोलता है हमने कंप्लाई करना है, अगर वो हमने कंप्लाई नहीं किया अकाउंटिंग टर्म्स में, क्लासिफिकेशन टर्म्स में, डिस्क्लोजर टर्म्स में, तो इसे हम मिसस्टेटमेंट बोलेंगे. कैन आई से दिस मे बी ईदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड. ये तो या अनइंटेंशनली गलती हुई होगी या इंटेंशनली गलती हुई होगी. एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है. दिस पार्ट ऑफ डेफिनेशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. एक बार शांति से पढ़िए, फिर अगले पार्ट पे जाएंगे. अगला वाला पार्ट थोड़ा आपको याद दिलाने में समय लगेगा मुझे, पहले ये पार्ट पढ़िए. ठीक है, अब याद कीजिए, आपको ना फ्रेमवर्क के दो टाइप्स पढ़ाए थे अगर आपको याद होगा तो. जो आपका एफआरएफ होता है दो टाइप का हो सकता है. वन इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क. कंप्लायंस फ्रेमवर्क, दो टाइप का फ्रेमवर्क आपको पढ़ाया था. दिस वी हैड टॉट टू यू अंडर एसएस 700. याद है, हमारा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया था. वन इज फेयर प्रेजेंटेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज कंप्लायंस. फेयर प्रेजेंटेशन में क्या बोला था, जो भी आपका एप्लीकेबल एफआरएफ होगा उसे कंप्लाई करना चाहिए. क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए. वॉट एवर इज योर एप्लीकेबल एफआरएफ उसे आप कंप्लाई करेंगे. मतलब जो एएस इंडेस बोलते हैं उसे कंप्लाई करना चाहिए. बट साथ साथ में यहां पे एक ऑप्शन दिया था कि अगर मैनेजमेंट को लगता है कि फेयर प्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने का जरूरत है, हमें कुछ एग्जिस्टिंग एएस इंडेस की रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करने का जरूरत है, बिकॉज वी बिलीव इट विल रिजल्ट इनटू फेयर प्रेजेंटेशन, तो क्या आपको डिस्क्लोजर्स नॉर्मल रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड देना अलाउड था? हाँ. क्या आपको एग्जिस्टिंग एएस इंडेस के रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करना अलाउड था? हाँ. मतलब सर यहां पे डिपार्चर वॉज अलाउड. डिपार्चर वॉज अलाउड क्योंकि आप क्या अचीव करना चाहते थे, फेयर प्रेजेंटेशन. क्या अचीव करना चाहते थे, फेयर प्रेजेंटेशन. याद है, इसीलिए हमारे ऑडिट ओपिनियन का लैंग्वेज क्या बोलता था, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज एंड इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू. या तो हम बोलते थे ट्रू एंड फेयर व्यू, या हम बोलते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स. क्या बोलते थे, आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स. दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते थे. ये दोनों ऑप्शन दिया था फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में. कंप्लायंस में याद है क्या बोलते थे, सिर्फ और सिर्फ कंप्लाई करना है. याद करो, पेरेंट कंपनी आउटसाइड इंडिया, यूएस एंटिटी है, सब्सिडरी इंडिया के अंदर है. पेरेंट कंपनी के लिए हम इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एज पर यूएस गैप बना रहे हैं. उनका अगर ऑडिट करेंगे तो ऑब्वियसली याद है ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि इंडिया एंटिटी जब यूएस एंटिटी जो पेरेंट एंटिटी है उसके हिसाब से गैप कन्वर्जन करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, उन्हें बस उनका जो रिपोर्टिंग पैकेज है वो एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा. उनके पास में डिपार्चर करने का ऑप्शन नहीं है, उनके पास में उसके बियॉन्ड जाने का जरूरत नहीं है. क्या ना, इसे यहां बोलते थे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, मतलब वहां पर आपको एज इट इज फॉलो करने का जरूरत था. ये फ्रेमवर्क कहलाता था कंप्लायंस फ्रेमवर्क. अब सुनिए, इन्होंने मिसस्टेटमेंट में पहला असम्पशन लगाया है कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. तो कंप्लाई करने में अगर गलती हुई तो आपका डेफिनेशन आ गया नंबर 1 के अंदर. नंबर 1 का डेफिनेशन देखो, जहां पे एफआरएफ ने जो बोला और जो एक्चुअली आपने अमाउंट को रिकॉर्ड किया है उसमें डिफरेंस है. तो नंबर 1 के अंदर आपने कंप्लाई नहीं किया एफआरएफ को, इतना सा बात हो गया. दूसरे पॉइंट में देखिएगा क्या बोलता है, when auditor expresses an opinion that whether financial statement gives a true and fair view or are presented fairly, दोनों वर्ड देख के क्या लगता है, it is talking about fair presentation framework. किसके बारे में बात कर रहा है ये, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहा है. तो सर उस केस में कोई एडजस्टमेंट्स अमाउंट टर्म्स में, क्लासिफिकेशन में या डिस्क्लोजर में आए होंगे जो उसे लगता है नेसेसरी है टू गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू. मतलब यहां ये बोलता है एएस इंडेस के बियॉन्ड जाके आपने कोई एडजस्टमेंट किए होंगे, एएस इंडेस से डिपार्ट करके आपने कोई डिस्क्लोजर दिए होंगे, क्योंकि आप क्या अचीव करना चाहते थे, ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव करना चाहते थे. मतलब
misstatement is not just complying with FRF. Misstatement can also be कि कभी कभी जब FRF के बियॉन्ड जाने की जरूरत है, वो आपने नहीं किया, वो भी करना एक अपने आप में आपने नहीं मानना गलती कहलाएगा। मतलब कंप्लाई नहीं किया एफआरएफ को, दैट इज अ मिसस्टेटमेंट। जहां डिपार्ट करना चाहिए था वो डिपार्ट नहीं किया, या जहां पे एडिशनल डिस्क्लोजर देना था वो एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दिया टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, वो भी चीज क्या कहलाएगी? गलती कहलाएगी। तो ये जो मिसस्टेटमेंट में दो चीजें हैं ना, पहला वाला कंप्लायंस साइड से आ रहा है, दूसरा वाला फेयर प्रेजेंटेशन साइड से आ रहा है, ये दोनों चीजें एक्चुअली में मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन में आती है। मेरे हिसाब से अगर आपको 700 का बढ़िया अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो ये डेफिनेशन बहुत इजीली समझ में आया होगा। इज इट साउंड लॉजिकल टू यू? वरना आप बहुत सारे लोगों को लगे सर सेम ही है, सेम नहीं है। पहला वाला बोलता है जो एफआरएफ बोलता है वो कंप्लाई नहीं किया, दूसरा वाला बोलता है कि आपने शायद फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए जो एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर्स वगैरह देने की जरूरत थी जो आपके जजमेंट में नेसेसरी है, वो नहीं देना भी अपने आप में मिसस्टेटमेंट कहलाएगा। ये दोनों सिचुएशन कहां कवर होती है? मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन में कवर होती है। मैं आपको बोलूं, ऐसे चीजों के अंदर ना बढ़िया एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। वो एमसीक्यू में क्या करेगा? फर्स्ट सिचुएशन कवर करेगा, सेकंड सिचुएशन कवर नहीं करेगा, और आपको बताएगा और पूछने का ट्राई करेगा कि भाई मिसस्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है क्या, क्या ये भी रिक्वायरमेंट मिसस्टेटमेंट की हो सकती है क्या? इसीलिए आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का बढ़िया जरूरत होता है। मेरे हिसाब से आपको मिसस्टेटमेंट वर्ड समझा होगा। देखो बच्चों, समय लगेगा, बट स्टैंडर्ड जब आप पढ़ रहे हो ना, और पहली बार पढ़ रहे हो, मे बी आपने इंटर में पढ़ा होगा, बट ऑब्वियसली आप काफी समय के बाद भूल चुके होंगे, तो जब आप प्रॉब्ली आखिरी बार पढ़ रहे हो, मेरा असम्पशन इसके बाद फाइनल होने के बाद, तो आप सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे स्टैंडर्ड्स का, वेन एवर नीडेड ओनली देन यू विल रीड। सो जो थरो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए पूरा डिटेल में पढ़ लेना बढ़िया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ठीक है। नीचे देखिए, कैन यू सी वर्ड अनकरेक्टेड? सिंपल चीज, जो मिसस्टेटमेंट मिली है, हमने मैनेजमेंट को बोला होगा करेक्ट करने के लिए, उन्होंने करेक्ट नहीं किया, इट इज कॉल्ड एज अनकरेक्टेड। मिसस्टेटमेंट्स दैट ऑडिटर हैज अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर हमने मैनेजमेंट को बोला, उन्होंने करेक्ट नहीं किया, सो दे आर कॉल्ड एज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। आगे बताएगा आपको, नॉर्मली हमें गलती मिलती है, हम उसे प्रॉपर्ली अक्यूमुलेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, करेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी देंगे, वो करेक्ट नहीं करेंगे तो टीसीडब्ल्यूसी के पास जाएंगे, और फिर जाके मॉडिफिकेशन के बारे में सोचेंगे। ये पूरा प्रोसेस है आपके 450 का। इज द इंट्रोडक्शन टू 450 एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिसस्टेटमेंट एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्लियर टू यू? 2 मिनट स्पेंड कर लीजिए, फटाफट से एक बार शांति से ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, दोनों डेफिनेशन को पढ़ लो, पूरा स्टैंडर्ड मेरे साथ में इतना डिटेल में कवर कर लो। आई विल टेल यू व्हाट एवर दे वांट टू आस्क यू, डज नॉट मैटर। मतलब इसमें अभी ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल में कोई क्यूएनए है नहीं, क्योंकि अभी तक ये स्टैंडर्ड आया है फाइनल के अंदर पहली बार है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, वो क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रॉपर डेफिनेशन को रिवाइज कीजिए, ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, आगे बढ़ेंगे। विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इफ आर नॉट एबल टू रिकॉल फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क, बुरा मत फील करो, इट्स ओके, नेचुरल है। अब रैंडमली अमेंडमेंट सुन रहे होंगे तो रिकॉल करने में समय लगेगा कभी कभी। जब आप 700 रिवाइज करो, आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है। सर 450 सेज, अब ऑडिटर को पूरे ऑडिट के दौरान बहुत सारी गलतियां मिलेगी, हमने आइडियली सारी गलतियों को बराबर से अक्यूमुलेट करना चाहिए, मतलब लिस्ट डाउन करके रखना चाहिए। हाँ, स्टैंडर्ड एक बात बोलता है, अनलेस आपको लगे कोई गलती बहुत ही ट्रिवियल है, ट्रिवियल मतलब बहुत ही छोटी है, इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट मिसस्टेटमेंट। अब मतलब सर वो ट्रिवियल ना आपको टेक्निकली खुद के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से डिफाइन करना चाहिए कि भाई इन अ कंपनी लाइक XYZ वी बिलीव ये एक अमाउंट है, ये मटेरियलिटी लेवल के बियॉन्ड जा रहा है। मटेरियलिटी लेवल हमने बनाया था ओवरऑल लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल, ट्रांजैक्शन लेवल, ये उसके नीचे भी एक लेवल बनाते हैं, इसको हम लोग हमारे फॉर्म में डी मिनिमस लेवल बोलते थे। सब अलग अलग फॉर्म में अपने अपने टर्म्स यूज करते हैं। ये ट्रिवियल लेवल है, मतलब ये एक ऐसा लेवल जिसके नीचे चीजें चाहे इंडिविजुअली या अक्यूमुलेट भी कर लो तो भी कभी मटेरियल नहीं होगी, ये ऑडिटर को लगता है। तो अनलेस वो बहुत ही ट्रिवियल मिसस्टेटमेंट है, बहुत ही छोटी गलती है, इसके अलावा सारी गलतियों को लिस्ट डाउन करके बराबर से क्या करना चाहिए, अक्यूमुलेट करना चाहिए। ये गाइडेंस दे रहे हैं, ऑडिटर के पास क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई हाँ, इस कंपनी का रेवेन्यू देखते हुए, ओवरऑल बैलेंस शीट का साइज देखते हुए, आई विल से एक्स इज द अमाउंट जिसके नीचे चीजें ट्रिवियल कहलाएगी। इसके ऊपर की हर गलतियां आइडियली मेरे लिस्ट में होनी
चाहिए। ये गलती अगर ट्रिवियल में डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं ना, थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा ना एज अ ऑडिटर, तो उसको ट्रिवियल अज्यूम ही मत करो। वो बोलता है कंजर्वेटिव रहो। इफ यू बिलीव यू नॉट श्योर इन अ ऑडिट और इन केस ऑफ ऑडिट सिचुएशन कि इसके नीचे अज्यूम करूं या इसके नीचे अज्यूम करूं, इन केस ऑफ अ डाउट डू नॉट अज्यूम अ मिसस्टेटमेंट टू बी ट्रिवियल। उसको एक सिग्निफिकेंट गलती मान के अपने लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। पढ़िए मेरे साथ में क्या बोलता है। सर, ऑडिटर शाल अक्यूमुलेट ऑल द मिसस्टेटमेंट्स जो उसको ऑडिट के दौरान मिले होंगे, अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रिवियल, जो बहुत छोटी है, उनके अलावा सारी गलतियों को अक्यूमुलेट करना चाहिए। सर, ऑडिटर ना डेजिग्नेट कर सकता है एक ऐसा अमाउंट, मतलब ऑडिटर डिफाइन कर सकता है एक ऐसा अमाउंट जिसके नीचे चीजें क्या कहलाएगी, बहुत ही ट्रिवियल कहलाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, मटीरियलिटी में जो 3 लेवल होते हैं हमारे, एक्चुअली 2 ब्रॉडर लेवल होते हैं, पर उसको हम रियल लाइफ में 3 लेवल बोलते हैं। ओवरऑल लेवल, दैट इज मटेरियलिटी फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एंड दूसरा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होता है जो असर्शन लेवल के लिए होता है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में ऑप्शन होता है अकाउंट बैलेंस लेवल, ट्रांजैक्शन लेवल। इन तीनों के भी नीचे एक लेवल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिवियल लेवल, कि इसके नीचे की सारी गलतियां इतनी छोटी है उसको लिस्ट में भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिवियल लेवल। देखो, ऑडिटर ने डिजाइन करना चाहिए एक अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट्स वुड बी क्लियरली ट्रिवियल, एंड उसको अक्यूमुलेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑडिटर को लगता है अक्यूमुलेशन करके भी उनका कोई मटेरियल इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि उसे लगता है वो क्लियरली क्या है, बहुत ही छोटी गलतियां हैं। रिमेंबर, क्लियरली ट्रिवियल इज नॉट अनदर एक्सप्रेशन फॉर नॉट मटीरियल। मतलब क्लियरली ट्रिवियल विल बी होली डिफरेंट, मतलब मटेरियलिटी के हिसाब से मत जाइएगा, मटेरियलिटी के बियॉन्ड जाकर के एक ऐसा मैग्नीट्यूड डिफाइन करो अदर देन मटेरियलिटी। मैग्नीट्यूड मतलब एक ऐसा अमाउंट डिफाइन करो अदर देन मटेरियलिटी। 320 को इग्नोर करना, उसके अलावा एक ऐसा लेवल बनाना जो हम बोलेंगे मैटर्स दैट आर क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। मतलब सुनो, 320 के हिसाब से मटेरियलिटी लेवल बनाने का है, ओवरऑल लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल, ट्रांजैक्शन लेवल, वो ठीक है। अदर देन दैट अपने 450 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और लेवल डिफाइन करो कि भाई अगर गलतियां इस लेवल के नीचे मिली, ये ट्रांजैक्शन लेवल के लिए भी बहुत नीचे रहेगा, दिस कैन बी 10% ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल, 5% ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल। अगर आपको थोड़ा याद है कि 320 में हमने आपको बताया था मटेरियलिटी को 3 लेवल पे बनाया जाता है, ओवरऑल अकाउंट बैलेंस लेवल पे, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, कि भाई सारी गलतियां मिला के पूरे बैलेंस शीट पीएनएल में मिला के इस लेवल के नीचे है तो इमटेरियल है। फिर हर अकाउंट बैलेंस टेस्टिंग करने के लिए अकाउंट बैलेंस लेवल बनाया था, ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन लेवल बनाया था। ये पूरे मटेरियलिटी था ना चेकिंग के लिए था, दिस मटेरियलिटी वाज डिफाइंड फॉर चेकिंग। अब यहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए वो बोलता है एक और लेवल बनाओ। देखो, क्लियरली ट्रिवियल इज नॉट लाइक योर नॉट मटीरियल, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, बहुत छोटा है व्हेन कंपेयर्ड विद द मटीरियलिटी, जो कहां पे है 320 में। एंड इसके जो मैटर्स है ना वो क्लियरली क्या है, इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल, मतलब आप इंडिविजुअली या एग्रीगेट में कैसे भी कंसिडर करो वो क्या नहीं होंगे, इनकॉन्सिक्वेंशियल होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब इनका वैल्यू एक्चुअली में इतना छोटा होना चाहिए कि ये गलतियां अगर बहुत क्वांटिटी में भी हो जाए ना तो भी हमारे यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। याद करो, मटेरियलिटी इज एनीथिंग दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ माय यूजर। पॉइंट नंबर 4 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। जब भी अनसर्टेनिटी है कि भाई एक अमाउंट ट्रिवियल है या नहीं है, अगर आपको डाउट है तो कभी भी उसको ट्रिवियल अज्यूम मत करो। मैं आपको बोल रहा हूं एमसीक्यू में सिचुएशन बनाएगा जहां पे सीनियर रहेगा, जूनियर रहेगा, बोलेगा एक मैटर मिला है, आपको डाउट आ रहा है, इसको ट्रिवियल अज्यूम करें ना अज्यूम करें। जब भी अनसर्टेनिटी है, जब भी डाउट है, तब उस अमाउंट को ट्रिवियल अज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रिवियल बोलने के लिए, छोटा बोलने के लिए आप श्योर होने चाहिए कि हाँ भाई इस अमाउंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज इन अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर अ कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका मार्केट क्या 20 लाख करोड़ के आसपास, अभी तो मार्केट गिर गया, बट इन जनरल लेट्स से 20 लाख करोड़ के आसपास है, तो शायद सर हमको लगता है उस केस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उस पॉइंट में जो सोचिए कि वो क्लियरली ट्रिवियल दिखना चाहिए, डाउट में हो तो उसे ट्रिवियल अज्यूम मत करो। इज दिस पॉइंट 4 क्लियर टू यू? अक्यूमुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हेडिंग लॉजिकल है, जितनी गलतियां मिलेगी अक्यूमुलेट करेंगे, एक्सेप्ट जो बहुत ट्रिवियल है। ट्रिवियल मतलब इतना छोटा कि इंडिविजुअली या व्हेन एग्रीगेटेड हमें लगता नहीं है इसका कोई मेजर इंपैक्ट आ सकता है। दिस इज नॉट सेम एज मटेरियलिटी। मटेरियलिटी 320 में अलग था, ये आपको अलग ही डिफाइन करना है एक अमाउंट जिसके नीचे आपको लगता है क्लियरली सोचने की जरूरत
नहीं है। इज दिस अक्यूमुलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? अक्यूमुलेशन तो एक छोटा सा पॉइंट था, ट्रिवियल है कि नहीं है उसके ऊपर गाइडेंस 2, 3, 4 में दिया है। अब नीचे आइए, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? सर हमें ना बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि भाई ये मिसस्टेटमेंट कब कम्युनिकेट करने हैं, किसे कम्युनिकेट करने हैं, वो बोलते हैं कि मिसस्टेटमेंट को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। देखो क्या बोलता है, टू असिस्ट द ऑडिटर इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स एंड इन कम्युनिकेटिंग मिसस्टेटमेंट्स टू मैनेजमेंट TCWG। अगर हम मिसस्टेटमेंट्स को लॉजिकली डिवाइड कर ले, पहला कैटेगरी है फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, दूसरा है जजमेंटल एंड तीसरा है प्रोजेक्टेड। ये 3 ब्रॉडर कैटेगरीज। अब एक्चुअली मैं पता हूँ मिसस्टेटमेंट की कोई कैटेगरीज नहीं होती है, ये वो आपको समझा रहा है कि भाई ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए कि कौन से वाले मिसस्टेटमेंट के लिए क्या एक्शन लेने की जरूरत है। पहला वाला जो है जो सबसे लॉजिकल है, देखो नाम क्या है, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, मतलब आपके सामने फैक्ट क्लियर है, देख के ही पता चलता है इट्स अ मिसस्टेटमेंट। एग्जांपल, नॉन कंप्लायंस ऑफ एएस और इंड एस। डायरेक्टली जो एएस इंड एस बोलता है उसके हिसाब से इन्वेंटरी वैल्यूएशन नहीं करना, उसके हिसाब से लीजेस का अकाउंटिंग नहीं करना, ये क्लियरली एक फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है। मतलब यहां पे कोई डाउट नहीं है, मिसस्टेटमेंट्स अबाउट विच देयर इज नो डाउट। कैन आई से ये क्लियर मिसस्टेटमेंट्स है। ये क्या है? क्लियर मिसस्टेटमेंट्स। लॉजिकल एग्जांपल होगा इसका नॉन कंप्लायंस और नॉट फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एएस और इंड एस। जो एएस इंड एस बोलता है वो फॉलो नहीं करना, अपने आप में क्लियर मिसस्टेटमेंट है। दिस इज कॉल्ड एज फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट। समझा क्या? इसमें कोई डाउट वाउट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यहां पे क्लैरिटी है कि ये मिसस्टेटमेंट है। ओके, दूसरा वाला क्या, ढंग से सुनिएगा, ये बोलता है जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। सुनिए, जहां वर्ड जजमेंट आता है, नॉर्मली एक वर्ड आपको मालूम है, SA 540 आपको मालूम है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मतलब प्रोविजंस। जो आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं ना, ये जब मैनेजमेंट बनाता है वो अपने जजमेंट का इस्तेमाल करता है। लेट्स से कोई एक एरिया में मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया, उनको लगता है 7-8 करोड़ का लाइबिलिटी आना चाहिए, तो उन्होंने लेट्स से 7.5 करोड़ का प्रोविजन बनाया। अब ऑडिटर का जजमेंट उस एरिया में कुछ अलग हो सकता है। मतलब यहां पर ना जजमेंट में डिफरेंस है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। मे बी ऑडिटर्स पॉइंट एस्टिमेट इज समथिंग एल्स, मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टिमेट इज समथिंग एल्स। मैं 540 का लैंग्वेज यूज करूं अगर आपको थोड़ा याद आए तो मैनेजमेंट को लगता है इस केस में 8 करोड़ का प्रोविजन आना चाहिए, ऑडिटर को लगता है मे बी द प्रोविजन अमाउंट शुड बी मोर देन 12 CR। कहना इसे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है। तो यहां पे आपको जो मिसस्टेटमेंट मिल रहा है ना, वो दोनों के जजमेंट में डिफरेंस की वजह से मिल रहा है। देखो, डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जो ऑडिटर कंसीडर करता है अनरीजनेबल। ये पेंडिंग लिटिगेशंस वगैरह के केस में हो सकता है, जब मैनेजमेंट को लगता है यार हमें लगता है इस केस को जीतेंगे, अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ का हायर साइड में लायबिलिटी आएगा, ऑडिटर को लगता है जो मैनेजमेंट का जजमेंट है वो क्या नहीं है, रीजनेबल नहीं है। या फिर मे बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, पॉलिसी को जो सेलेक्ट कर रहा होगा ना, जो जजमेंट यूज कर रहा है मैनेजमेंट कि भाई इधर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए ये डिसीजन लेना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, डेल्टा कॉर्प आपने सुना होगा, अभी वो थोड़ा कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा है, आपको मालूम है। डेल्टा कॉर्प इज अ कंपनी दैट ओन्स कैसीनोज इन योर गोवा। जो गोवा में कैसीनो बिजनेस है उसका एक अच्छा खासा पार्ट डेल्टा कॉर्प के नाम पे है। कुछ टाइम पहले आपको मालूम है जीएसटी ने एक बड़ा नोटिस दिया था, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बड़ा नोटिस दिया था कि भाई कैसीनो बिजनेस, मतलब गेमिंग बिजनेस, कैसीनो बिजनेस, इसमें आपका ड्रीम इलेवन वगैरह सब कुछ आ गया था कि भाई उन लोगों ने जो पैसा कलेक्ट किया था, आई मीन टू से, लेट्स से कस्टमर जाता है, उसको गैम्बलिंग करने के लिए पैसा देकर के कॉइन्स में कन्वर्जन करना पड़ता है, फिर कॉइन्स को कन्वर्ट करके वो गैम्बलिंग करता है। वो कॉइन्स कन्वर्जन के लिए जो वो लोग पैसा कलेक्ट करते हैं, आइडियली उसके ऊपर भी जीएसटी कंपोनेंट कलेक्ट करना चाहिए था। अब ये जो जीएसटी का डिमांड था उस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट दिया गया, इसी वजह से ओवरऑल फिलहाल डेल्टा कॉर्प का हालत खराब है। अभी के लिए ये तो स्टोरी हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। डेल्टा कॉर्प, अगर मैं कैसीनो बिजनेस रन कर रहा हूं, मेरे कैसीनो बिजनेस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो प्रिंसिपल्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। व्हाई? व्हेन आई रन अ कैसीनो, एंट्री फीस का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो अलग होना चाहिए। डिफरेंट गेम्स, लेट्स से टेबल बेस्ड गेम्स है, वो टेबल के अंदर जो कॉइन्स बाहर आए हैं वो कॉइन्स पहले परचेज हो गए होंगे, तो रेवेन्यू जैसे कॉइन्स परचेज हुआ तब रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। बट देयर कैन बी स्लॉट मशीन्स, देयर कैन बी स्लॉट मशीन्स, उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल अलग रहेगा। मतलब यहां पे रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट्स जो है रेवेन्यू के वो थोड़े अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी ऑफ बिजनेस। फिर डेल्टा कॉर्प में ऑल्सो रन अ होटल बिजनेस सेपरेटली, जो कैसीनो के साथ पैरेलली चलता होगा। तो कभी कभी द प्रिंसिपल्स और द पॉलिसीज जो मैनेजमेंट अप्लाई कर रहा है फॉर अकाउंटिंग, उससे ऑडिटर अग्री नहीं करता है। यहां पे दोनों के जजमेंट में डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? दोनों के जजमेंट में। सच मिसस्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज
जजमेंटल मिसस्टेटमेंट्स। क्लासिक एग्जांपल है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्लासिक एग्जांपल है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। दूसरा एग्जांपल हो सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी सेलेक्ट की होगी जिसको ऑडिटर क्या नहीं करता है, अग्री नहीं करता है। मैनेजमेंट का जजमेंट कुछ और है, ऑडिटर का जजमेंट कुछ और है। ये डिफरेंस इन जजमेंट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू मिसस्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। क्या आपको पहले दोनों पॉइंट समझ में आए क्या? दोनों को शांति से रीड कीजिए, फिर थर्ड कैटेगरी पे जाएंगे, वो थोड़ा अलग है। मेरे साथ में जो डिस्कशन कर रहे हैं आप पढ़ते जाइए तो आपका अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगा। ठीक है, थर्ड वाले पे आई वर्ड प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। इसका लॉजिक ना थोड़ा ऐसे 530 से आता है। कहां से आता है? ऐसे 530 से। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम 530। दिस वाज मोर रेलेवेंट इन 540। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाला एग्जांपल था, इसलिए 540 का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। यहां पर ना वो क्या बोलता है, जब हम थोड़ा सैंपलिंग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, लेट्स से एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में लेट्स से आपने 80% टेस्टिंग किया होगा। उस 80% में आपको कोई गलती मिली होगी, लेट्स से एक्स, कुछ गलती मिली होगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्स। ये जो आपका 20% पॉपुलेशन है ना, ये क्या है? अनटेस्टेड है। ये क्या है? आपका अनटेस्टेड पॉपुलेशन है। आपको क्या लगता है जो गलती इस 80% में हुई है, और अगर ये गलती रेकरिंग नेचर की है तो ये अनटेस्टेड में भी गलती हो सकती है? तो नॉर्मली ऐसे 530 में लॉजिक दिया गया है जो 450 के साथ पढ़ने का है। क्या लॉजिक दिया सुनो। जब आपको गलतियां मिले, दिस इज योर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, दिस इज योर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। जब आपको गलतियां मिले, आपने ना सोचना चाहिए टेस्टेड पॉपुलेशन में अगर गलती इतनी है तो ओवरऑल पॉपुलेशन में गलती कितनी हो सकती है। मतलब आपने थोड़ा सा अपना जजमेंट यूज करके सोचना चाहिए कि ओवरऑल पॉपुलेशन, मेरा ओपिनियन किस पे आएगा? 80% चेकिंग किया उस पे आएगा कि पूरे पॉपुलेशन पे आएगा? पूरे पॉपुलेशन पे आएगा। माय ओपिनियन इज ऑन एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने गलतियों को जो मुझे मिली है उसको प्रॉपरली ओपन एंडेड तरीके से प्रोराटा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये समझने के लिए कि क्या एस्टिमेशन देखते हुए हमें प्रोजेक्शन करना चाहिए। 80% में गलती x है तो क्या 100% पॉपुलेशन में कैन इट बी मोर देन x? यस, क्योंकि बचा हुआ 20% में भी क्या है? गलती होने का चांस एग्जिस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो देखिए प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या है, ये ऑडिटर का बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिसस्टेटमेंट है। इन मार्क द वर्ड पॉपुलेशन। रिमेंबर, हमें जो गलती मिलती है वो टेस्टेड पॉपुलेशन के बेस पे मिलती है, पर ओपिनियन ना इस 80% में नहीं आएगा। तो मेरा बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे 80% के अंदर, लेट्स से इन दिस 80% पॉपुलेशन, इट कैन बी इन्वेंटरी रिसीवेबल, जो भी आप चेक कर रहे हो, दो गलतियां मिली, मिसस्टेटमेंट 1, मिसस्टेटमेंट 2। सुनिएगा, ये पूरा 530 का कॉन्सेप्ट है, इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा होगा आपने। मिसस्टेटमेंट 1, मिसस्टेटमेंट 2। मुझे ये गलती मिली है लेट्स से 4 लाख रुपए की। कितने की मिली है? 4 लाख रुपए की इन 80%। सर ये गलती ना रेकरिंग नेचर की है। किस नेचर की है? रेकरिंग नेचर की। मतलब बचे 20% में भी ये गलती हो सकती है। तो मुझे क्या सोचना है, अगर 80% में गलती 4 लाख रुपए की है तो कैन आई से बचे 20% में भी 1 लाख का गलती और हो सकता है। तो ऑडिटर का बेस्ट एस्टिमेशन क्या होगा? 4 लाख प्लस दिस 1 लाख, क्योंकि मैं प्रोराटा कैलकुलेशन कर रहा हूं, 80% में इतना है तो बचे 20% में भी और होना चाहिए। एंड ये जो मिसस्टेटमेंट 2 है ना, इसको लेट्स से मैं बोलता हूं अनोमली। क्या बोलता हूं मैं? अनोमली। आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट। अनोमली एक ऐसी गलती होती है जो बाकी गलतियों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये एक एक्सेप्शनल मिस्टेक है। तो अगर मुझे लगता है ना ये अनोमली है, तो सुनिए, मान लो ये गलती भी 1 लाख रुपए की। कितने की है? 1 लाख रुपए की। इसको प्रोजेक्शन में काउंट नहीं करते। इसको क्या नहीं करते? प्रोजेक्शन में काउंट, क्योंकि आपको मालूम ना ये गलती रिपीट होगी ही नहीं आइडियली। तो आपको श्योर होना चाहिए कि क्या ये अनोमली है कि नहीं है, एक्सेप्शन है कि नहीं है। इसके लिए डिटेल में काम करना पड़ता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को जब टोटल मिसस्टेटमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? दिस 4 लाख प्लस प्रोराटा कैलकुलेशन ऑफ 1 लाख, ये 4 प्लस 1, ये दोनों मिलकर के दिस 4 प्लस दिस 1, ये दोनों मिलके बन जाएंगे प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। क्या मिल जाएंगे? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। प्लस अनोमली ऑफ 1 लाख,
तीनों चीज मिलके मतलब टोटल विल बी माई 6 लाख विल बी ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट कि इस पॉपुलेशन में मैक्सिमम गलतियां कितनी हो सकती है। देखिए, ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इन पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, जो आपको आइडेंटिफाई किया होगा ना सैंपलिंग के अंदर, उससे प्रोराटा करना पड़ेगा टू द एंटायर पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल्स ड्रॉ किया है। मतलब 80% में गलतियां मिली 4 लाख रुपए की, जो हमें को लगता है बाकी 20% में भी हो सकती है। तो गलतियां टोटल 4 लाख नहीं होगी, दिस विल बी 4 प्लस 1 लाख मोर। मैंने आपको साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट अनोमली भी रिपीट कर दिया, हालांकि यहां पे प्रोजेक्शन में अनोमली को इग्नोर किया जाता है क्योंकि अनोमली इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑल टुगेदर। भाई सब कुछ 530 में आपको पढ़ाया है। 3 कैटेगरी ऑफ मिसस्टेटमेंट। पहला वाला फैक्चुअल, क्लियर मिसस्टेटमेंट है, सामने पता है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये गलती है, नॉन कंप्लायंस है, ये होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा वाला जजमेंटल मिसस्टेटमेंट, मतलब यहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाने के लिए जजमेंट का इस्तेमाल किया, हमने उसी एरिया को चेक करने के लिए अपना जजमेंट का इस्तेमाल किया, दोनों में डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। तीसरा प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जब हम सैंपलिंग लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? सैंपलिंग। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट के बाजू में लिख लो SA 530 सैंपलिंग। सैंपलिंग लगाते वक्त हम टोटल पॉपुलेशन चेक नहीं करते, 50-60% चेकिंग किया, उसमें गलती मिली तो हमें लगता है बचे 30-40% में भी गलतियां हो सकती है। तो ओवरऑल के अंदर कितनी गलती हो सकती है ये हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा जजमेंट यूज करके प्रो राटा कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। पता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैनेजमेंट से इधर लड़ाई करना सबसे आसान है फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट में। जजमेंट वाले में वो बात मानेंगे नहीं शायद आपकी, क्योंकि जजमेंट के अंदर डिफरेंस है दोनों के, पर वो सिचुएशन में आप अपना मॉडिफाइड ओपिनियन दो, वो अग्री कर जाएंगे। प्रॉब्लम सबसे आता है प्रोजेक्शन में। आप बोलते हो 80% में इतना है, बचे 20% में इतना होना चाहिए, वो बोलेगा काहे को होना चाहिए? तो बता, तुमको मैनेजमेंट को काउंटर क्वेश्चन करना है, मैं क्यों अज्यूम करूं बचे 20% में कोई गलती नहीं है? तो एक काम करो, गलती ढूंढने के बाद उनको काम पे लगाओ, उनको बोलो अब तुम इस गलती के नेचर को देखते हुए ऐसी कोई और गलती हो सकती है क्या, आप ढूंढ के मेरे को बताओ। अगर वो ढूंढ के नहीं बता पाता है या बता पाता है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। ये हमने 3 तरीके से मिसस्टेटमेंट को क्लासिफाई करना चाहिए। तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए फॉर द पर्पस ऑफ MCQ। या एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें सिचुएशन देंगे और बोलेंगे ये अलग अलग गलती है, कौन सी वाली गलती कौन सी है? यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस वन इज फैक्चुअल, दिस वन इज जजमेंट बेस्ड एंड दिस वन इज प्रोजेक्शन रिलेटेड। मेरे हिसाब से कंप्लीट क्लैरिटी दिया है। ऑलमोस्ट 530 का आपका थोड़ा जो गलती को ढूंढ करके एनालाइज करने का पार्ट है वो भी रिवाइज करवा के दे दिया है। एट अ फाइनल लेवल नहीं है, इंटरमीडिएट के अंदर ये 530 डिटेल में था। स्टिल आई बिलीव यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। वापस से 450 नाम क्या है? इवैल्यूएटिंग द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स। क्या ढूंढने का है? जो मिसस्टेटमेंट मिला है उसे इवैल्यूएट करो, जो अनकरेक्टेड गलतियां बच जाएगी उन्हें इवैल्यूएट करो और सोचो रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। इसके लिए क्या करने का है? मिसस्टेटमेंट वर्ड पता होना चाहिए क्या होता है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होता है पता होना चाहिए, जितनी भी गलतियां मिलेगी उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाओ। दिस इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेशन। लिस्ट बनाने के बाद में सोचो ड्यूरिंग द लिस्ट मेकिंग क्या कोई गलतियां बहुत ही ट्रिवियल है क्या? अगर बहुत ही छोटी है तो आपको लगता है इस लेवल के नीचे एक एक्स लेवल कि भाई इनके अंदर सारी गलतियां मिला करके टोटल भी कर लिया ना तो भी वो इनसिग्निफिकेंट होने वाली है, तो जो क्लियरली ट्रिवियल है उनको छोड़ के बाकी सारी गलतियां अक्यूमुलेट करना। फिर गलतियां जो मिली है आपको वो कौन से कैटेगरी में आती है, ये आपको मदद करेगा बेहतर तरीके से गलतियों को एनालाइज करके मैनेजमेंट TCWG को कम्युनिकेट करने के लिए। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? नीचे आइए, क्या बोलता है सर, अगर मुझे ऑडिट के दौरान, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑडिट के दौरान मुझे इन्वेंट्री में कोई गलतियां मिलती है, रिसीवेबल पेएबल में कोई गलतियां मिलती है, डोंट थिंक मुझे डाउट आएगा कि शायद ये गलतियों की वजह से हमने हमारा जो ओवरऑल रॉम का असेसमेंट किया था, जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लानिंग किया था, उसे रिवाइज करना चाहिए क्या? तो हमने गलतियां ढूंढने के बाद ना उसका नेचर एंड कॉजेस एनालाइज करके ये सोचना चाहिए, डू आई नीड टू रिवाइज माय ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्लीटली और नॉट। देखिए क्या बोलता है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether the overall audit strategy and plan needs to be revised। क्यों रिवाइज करने के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि आपको गलतियां मिली होगी, तो सोचो कि जो गलतियां मुझे मिली है उनका नेचर देखते हुए या जिन सर्कमस्टेंसेस में ये गलतियां हुई है, क्या हमें ये इंडिकेट करती है कि अदर मिसस्टेटमेंट्स क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब 2 वर्ड लिखिए यहां पे, नेचर, दूसरा वर्ड है कॉजेस। सर्कमस्टेंसेस के ऊपर लिखिए कॉजेस। नेचर एंड कॉजेस ये दोनों मिलके मुझे बताएंगे क्या गलतियां और हो सकती है, विच व्हेन एग्रीगेटेड कैन बिकम मटीरियल। अगर मुझे डर लग रहा है ना ये गलतियों का नेचर एंड कॉज को देख करके कि और गलतियां हो सकती है, तो क्या मुझे मेरे प्रोसेस को एक्सटेंड करना चाहिए? हाँ, और डिटेल में काम करना चाहिए। या मुझे लग रहा होगा कि जो टोटल मिसस्टेटमेंट जो मैंने अक्यूमुलेट किए हैं वो मेरे मटेरियलिटी लेवल के बाजू में आ गए। अब लॉजिक सिंपल है ना यार आपका, you have a materiality level,
बीकॉम लेवल एग्जाम्पल है यार, 5 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है, आपने मटेरियलिटी लेवल डिफाइन किया 5% ऑफ पीबीटी। क्या डिफाइन किया? 5% ऑफ पीबीटी। 5 करोड़ के अगेंस्ट 5% मतलब 25 लाख हो गया। अगर मेरी सारी गलतियां ऑलरेडी 25 लाख के आसपास आ गई है, तो मुझे क्या लग रहा है, अब ये गलतियां 25 लाख को क्रॉस करेगी। कैन आई से विल आई कॉल देम एज अ मटेरियल स्टेटमेंट? यस। हो सकता है इन्वेंट्री रिसीवेबल एक एक एरिया में 25 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, बट कलेक्टिवली दे आर अप्रोचिंग 320, दैट मींस दे विल बिकम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। डोंट यू थिंक आई शुड बिकम मोर कॉशियस? क्योंकि अभी तक ऑलरेडी इतनी गलती मिल चुकी है, तो बचे हुए अनटेस्टेड एरियाज में और गलतियां भी हो सकती है। इसीलिए मुझे मेरे स्ट्रैटेजी को, मेरे प्लान को क्या कर लेना चाहिए? रिवाइज कर लेना चाहिए, मतलब एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। देखिए, इफ एट द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट, इस पॉइंट नंबर 2 को 1 मिनट के लिए छोड़िए। क्या 1 पॉइंट समझ में आया क्या आपको? फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल अलग है, इंपॉर्टेंट है। जो आपको गलतियां मिली है उसकी वजह से डू यू थिंक यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड प्लान? क्यों ऐसा? क्योंकि जो गलतियां हमें मिली है, हमें लग रहा है इन टोटल शायद वो मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाएगी, शायद वो मटेरियल हो जाएगी, तो शायद हमें और डिटेल में काम करना चाहिए। ये नंबर 2 जो है ना, ये अच्छा बात बोल रहा है। क्या होता है, हमें जब गलतियां मिलती है ना, हम सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाते हैं, उनसे समझते हैं ये गलती हुई क्यों। क्योंकि हमें जानना चाहते हैं ये इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुआ। क्योंकि इंटेंशनली हुआ तो फ्रॉड बन के 240 में चले जाएगा, अनइंटेंशनली हुआ तो मैं जानना चाहता हूं ये सिस्टम की गलती है, मैनुअल मिस्टेक है, क्या ये रिपीट हो सकता है। उससे ना मैनेजमेंट हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाएगा कि कितना चांस है ये गलती रिपीट हुई होगी। तो हमने क्या करना चाहिए? गलती ढूंढने के बाद मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए, उनसे डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए और उनके काम पे लगाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए काम करो, हमें लगता है गलती अज्यूम करो रेकरिंग नेचर की है। आप सोचो ये गलती एक बार हुई है, लेट्स से बिना पीओ अप्रूवल के गुड्स रिसीव हो गए, परचेज इनवॉइस आ गया, पेमेंट हो गया, मेरा डर है ये वापस हुआ होगा। तो आप एक काम करो, आप एक बार अपने एंड पे चेकिंग करके देखो कि क्या कोई ऐसी गलती रिपीट हुई है क्या। अगर मैनेजमेंट लेट्स से डिटेल में काम करता है, चेक करता है, तो वो भी हमने थोड़ा समझने का ट्राई करना चाहिए। देखो, इफ एट ऑडिटर्स रिक्वेस्ट मैनेजमेंट इज एग्जामिन्ड ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, या वो गलतियों को करेक्ट कर देते जो हमें मिली थी, तो हमने एडिशनल प्रोसीजर लगा के देखना चाहिए क्या अभी भी गलतियां हैं या उन्होंने बराबर से करेक्शन कर दिया है। मतलब नॉर्मली ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है गलती ढूंढने के बाद में कि आप इन गलतियों को बराबर से खुद एनालाइज करो और सोचो क्या ये गलतियां और रिपीटेड हुई होगी या नहीं होगी। तो आप इसको इंफॉर्मेशन जब हमें प्रोवाइड करेंगे ना, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 1 अच्छा है कि आपके प्लान और स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। आगे बढ़े क्या? अभी तक क्या बोला? अक्यूमुलेशन करो गलतियों का, 3 क्लासिफिकेशन करके दिए, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, फैक्चुअल, प्रोजेक्टेड, जजमेंट बेस्ड। फिर बोला गलतियों की वजह से डू यू नीड टू रिवाइज द स्ट्रेटजी और द प्लान, थिंक अबाउट इट, इफ यस व्हाई डू यू हैव टू, बिकॉज आपको लग रहा है वो शायद मटेरियल हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? गलतियां आपको मिल गई है, आपको लगता है मटेरियल है, विल यू कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट? यस। विल यू रिक्वेस्ट देम टू एडजस्ट? यस। 2 ऑप्शन है, या तो एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एडजस्ट कर दिया तो चेकिंग कर लो बराबर से किया है कि नहीं किया है, डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया है। नहीं किया है तो इस बार आपको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करके अपनी रिपोर्ट पे इंपैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए, The auditor shall communicate on a timely basis all the misstatements जो उन्होंने accumulate किए हैं with appropriate level of management. Auditor ने management को request करना चाहिए to correct those misstatements. अगर वो correct करते तो बढ़िया बात है, कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, बट हम assume करेंगे management उसे correct नहीं करता है, कुछ गलतियों को correct नहीं करता है या मे बी सारी गलतियों को correct नहीं करता है। तो auditor ने पहले समझना चाहिए management का क्या reason है, वो क्यों correction नहीं करना चाहता, एंड उसके बाद में सोचना चाहिए क्या इसका इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है या नहीं है। मतलब इवैल्यूएट करना चाहिए वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद आपको कहां लेके जाएगा? 705 पे लेके जाएगा। एकदम लॉजिकल पार्ट है। रिमेंबर, टीसीडब्ल्यूजी पहले इन्वॉल्व नहीं होते, पहले मैनेजमेंट को ऑप्शन देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट डे टू डे बेसिस पे बिजनेस रन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदारी उनका है, तो करेक्शन करने का भी अपॉर्चुनिटी हमने उनको ही देना चाहिए। वो करेक्ट नहीं करे तो हम आगे जाएंगे टीसीडब्ल्यूजी के पास में। बिफोर वी गो टू टीसीडब्ल्यूजी, हमको एक पॉइंट लिख के दिया है जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी अ गुड एरिया वेयर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। Evaluating the effect of, can you see a word uncorrected? अब वर्ड अनकरेक्टेड लॉजिकल है। कैसे? गलतियां ढूंढी, 10 गलतियां मिली, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की, मैनेजमेंट ने 10 में से 2 को करेक्ट कर दिया। अब
गलतियां जो बची है ना वो 8 ही बची है, क्योंकि 2 तो करेक्ट हो चुकी है। अब मुझे इफेक्ट भी जो देखना है ना वो अनकरेक्टेड का देखना है। रिमेंबर, बहुत गलतियां मिलेगी, कुछ डिस्कशन कर पता चलेगी गलतियां है ही नहीं, या कुछ वो करेक्ट कर देंगे। लास्ट में ओपिनियन पे इंपैक्ट कंसीडर करने से पहले हमेशा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ही देखना है। अब सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की लिस्ट है, मेरे पास अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की क्या है, लिस्ट। टोटल करने का है और ये देखने का है क्या ये मिला करके मटीरियलिटी लेवल को क्रॉस करता है क्या। तो कहना इसे व्हेन आई मेक अ लिस्ट, मेरे पास मटीरियलिटी लेवल होना चाहिए। मटीरियलिटी लेवल कभी कभी रिवाइज करना पड़ता है, क्यों? कभी कभी ऑडिट में इतनी सीरियस गलतियां मिल जाती है, हमने मटीरियलिटी कैलकुलेट किया होगा प्रॉफिट के बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे, उसमें ही सिग्निफिकेंट गलती होगी, एडजस्टमेंट के बाद में ना वो अमाउंट बदल सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू वन सिचुएशन, बहुत बेसिक है ये, इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाते हैं। 320 मटेरियलिटी में ना आपको ऐसा कैलकुलेशन करना होता है, आप में से मेजोरिटी लोग ऑलरेडी आर्टिकलशिप में कर रहे होंगे ये चीज, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम हियर, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज। ऐसे ना 3 लेवल बनाने पड़ते हैं। देखो पीबीटी का अमाउंट आया कितना है, 5 CR। हमने एक ओवरऑल लेवल बनाया, क्या बनाया, ओवरऑल लेवल, दिस इज 5% ऑफ योर पीबीटी, 25 लाख रुपए आया। फिर हमने बनाया अकाउंट बैलेंस लेवल, क्या बनाया हमने, अकाउंट बैलेंस, दिस कैन बी 50% ऑफ दिस। अभी ये लेवल्स आपने डिफाइन किए हैं, ये देखो प्री ऑडिट पोस्ट ऑडिट 2 अलग अलग कॉलम है। क्यों? ऑडिट शुरू करने से पहले प्रॉफिट का अमाउंट 5 करोड़ था, मे बी ड्यूरिंग द ऑडिट गलतियां मिली होगी, उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किए होंगे, एडजस्टमेंट करने से प्रॉफिट का अमाउंट बदल गया होगा। ये जो प्रॉफिट ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज बेंचमार्क, दिस इज कॉल्ड एज बेंचमार्क। ये बेंचमार्क ना प्रॉफिट हो सकता है, सेल्स हो सकता है। अब अगर एडजस्टमेंट के बाद यही बदल गया तो मटेरियलिटी का लेवल भी बदल जाएगा, मटेरियलिटी का लेवल भी क्या हो जाएगा, बदल। तो सर फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने अपडेटेड मटेरियलिटी लेवल्स को सामने रखो, फिर सारी गलतियां जो मिली है उनके नेचर को देखो, अमाउंट को देखो, एनालाइज करके सोचो क्या ये गलतियां सब मिला के मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस करती है। अगर हां तो ये कहलाएगी मटीरियल मिसस्टेटमेंट। देखो प्रायर टू इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड, पहले ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, मार्क द वर्ड, रीअसेस करना चाहिए मटीरियलिटी लेवल को, क्योंकि मटीरियलिटी जो आपने ओरिजिनली बनाया होगा ना, गलतियां एडजस्ट करने के बाद में शायद वो मटीरियलिटी लेवल क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा एज पर ऐसे 320। तो या फिर अगर सेम लेवल यूज करना तो सोचो क्या वो अभी भी अप्रोप्रिएट है क्या एज इट इज यूज करने के लिए, और फिर हमने देखना चाहिए क्या ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटीरियल है, ईदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। कैन आई से कंपेयर करो सारी गलतियों को मिला के 320 के लेवल के साथ में। जब हम ये एनालाइज कर रहे हैं, रिमेंबर आपने साइज मतलब अमाउंट के साथ साथ में नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां ना नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ होती है। अब वहां पे अमाउंट इन्वॉल्व इज नॉट द क्राइटेरिया, वहां पे नॉन कंप्लायंस इज मोर इंपॉर्टेंट। मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अमाउंट, इट कैन बी अमाउंट, इट कैन बी कंप्लायंस ऑफ लॉ, इट कैन बी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑल्सो। इसीलिए सोचो कि भाई अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, ये गलती का नेचर क्या है, ये गलती पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में हुई है, क्यों हुई है, क्या कंट्रोल्स वीक थे इसकी वजह से हुई है, या कंट्रोल्स थे ही नहीं इस वजह से हुई है। और सोचो ये जो प्रीवियस ईयर रिलेटेड गलतियां हैं, पॉइंट नंबर बी को मार्क करके लिखो, प्रायर पीरियड रिलेटेड मिसस्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर बी के बाजू में लिखो प्रायर पीरियड रिलेटेड मिसस्टेटमेंट्स, प्रायर पीरियड रिलेटेड मिसस्टेटमेंट्स। नंबर ए इज करंट ईयर, नंबर बी इज प्रीवियस ईयर। सुनिए, हमें जो टोटल मिसस्टेटमेंट्स निकालने होते हैं ना, टोटल मिसस्टेटमेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स करंट ईयर प्लस नेट इफेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स आइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। इस साल की गलतियां जो मैंने आइडेंटिफाई कर ली प्लस जो मैंने प्रोजेक्ट कर ली, क्योंकि याद है 80% चेक करके गलती ढूंढी होगी, बच्चे 20% में कितनी हो सकती है, उसे हम नॉर्मली बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड। क्या बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड। पर हो सकती है कि 80% में मिला 4 लाख रुपए का गलती, 20% में और 1 लाख का गलती हो सकता है। ये दोनों तो करंट ईयर का हो गया।
क्या कोई गलतियां प्रीवियस ईयर में मिली थी, हमने लास्ट ईयर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की थी, उन्होंने करेक्ट नहीं की थी क्योंकि शायद लेट्स से लास्ट ईयर वो मटेरियल नहीं होगी, बट वो सेम गलती का इफेक्ट जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस में है वो करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में आ सकता है, और वो सेम गलती का इफेक्ट करंट ईयर में भी आ सकता है। तो आपको नेट इफेक्ट देखना है और प्रीवियस ईयर्स आइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मान लो 2 लाख की गलतियां लास्ट ईयर मिली थी जो हमने एडजस्ट नहीं की होगी प्रीवियस ईयर में, आपके पास लिस्ट होना चाहिए प्रॉपरली, तो सारी गलतियां मिला के कितनी हो जाएगी, 7 लाख रुपए की। दिस इज कॉल्ड एज टोटल मिसस्टेटमेंट्स और एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर ये आपके 320 मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है, इट इज मोर देन योर मटेरियलिटी लेवल, विल दे बी कॉल्ड एज मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स? यस, ये लॉजिक अप्लाई करना होता है। तो देखो नंबर ए, आप पहले समझने का ट्राई करेंगे अमाउंट क्या है, नेचर क्या है, किन सर्कमस्टेंसेस में करंट ईयर की गलतियां हुई है, इससे करंट ईयर का टोटल मिसस्टेटमेंट मिल जाएगा। फिर साथ में बोला है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो प्रीवियस ईयर वाले हैं ना, उन्हें भी कंसीडर करना चाहिए क्योंकि उनका इंपैक्ट भी करंट ईयर में आ रहा होगा। ये दोनों से आपको मिलेगा टोटल मिसस्टेटमेंट। क्या मिलेगा आपको? टोटल मिसस्टेटमेंट। तो मतलब टोटल मिसस्टेटमेंट ढूंढेंगे, फिर सोचेंगे इज इट क्रॉसिंग माय मटेरियलिटी लेवल। हाउ टू आइडेंटिफाई टोटल मिसस्टेटमेंट्स? करंट ईयर की गलतियां जो मिली है या प्रोजेक्शन के बाद जो हो सकती है, आइडेंटिफाइड प्लस अनआइडेंटिफाइड, ये करंट ईयर का टोटल हो गया, प्लस प्रीवियस ईयर की गलती जो हमें ही मिली थी या प्रीवियस ऑडिटर को मिली होगी, जो उन्होंने कम्युनिकेट की थी मैनेजमेंट को, उन्होंने करेक्ट नहीं की होगी और वो गलती आपको अभी भी दिख रही है कि उसका इफेक्ट आ रहा है। तीनों गलतियों का टोटल निकाल के आपको मिलेगा एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स और टोटल मिसस्टेटमेंट। इफ इट इज क्रॉसिंग योर मटेरियलिटी लेवल देन ओनली इट बिकम्स योर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझा क्या? ये इफेक्ट वाले तीनों पॉइंट बढ़िया है, आपको समझने चाहिए, लॉजिकल है एकदम। इसमें बहुत सारा बच्चा ना पॉइंट नंबर बी में गलती करेगा, ए तक सबको याद रहेगा, बी में लोग गलती कर जाएंगे क्योंकि वो प्रायर पीरियड के वो मिसस्टेटमेंट्स, देखो क्या है वो अनकरेक्टेड है, क्या है वो, जो अगर लास्ट ईयर गलती करेक्ट हो जाती है ना तो फर्क नहीं पड़ता, वो करेक्ट होने का मिसस्टेटमेंट ही नहीं है ना अभी, तो वो अनकरेक्टेड है, मतलब उसका इफेक्ट अभी तक करंट ईयर में आ रहा होगा। ओके, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ नहीं, उसके बाद खत्म हो गया स्टैंडर्ड। कम्युनिकेट करो ये चीज टीसीडब्ल्यूजी को। देखो, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विथ टीसीडब्ल्यूजी ऑल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एंड उनका इफेक्ट हमें क्यों लगता है इंडिविजुअली या एग्रीगेट के अंदर हमारे ओपिनियन पे क्या आएगा। हमें क्लियरली बोलना चाहिए कि हमने इंडिविजुअली सारी की सारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया और क्या क्या लिस्ट है। फिर हमने उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमने मैनेजमेंट को भी बोला, आपको भी बोलते हैं उसे करेक्ट कर दीजिए सर, करेक्ट करने के बाद में प्रायर पीरियड रिलेटेड अगर कोई इफेक्ट आ रहा है करंट ईयर में वो भी बताइए, मतलब जो ऊपर की सारी गलतियां मिली है ना वो सब कम्युनिकेट कीजिए। हमने मैनेजमेंट को भी बोला था, इनको भी बोलेंगे, अगर करेक्ट कर दिया तो बढ़िया बात है, नहीं किया तो 705। लास्ट में एक दिया है रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे 580। सुनिए, हम मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर लेते हैं, डब्ल्यूआर में एक चीज लिखवा के लेते हैं कि भाई जो गलतियां हमने आपको बताई है आपने करेक्ट नहीं की है, और आपने लॉजिक दिया हमने क्यों करेक्ट नहीं किया है कि आपने बोला होगा लेट्स से वो मटेरियल नहीं है। तो एक काम करो 580 में लिख के दो कि जो गलतियां अनकरेक्टेड है वो मैनेजमेंट को लगता है इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट क्या है, मटेरियल नहीं है। देखो, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ डीसीडब्ल्यूजी कि उनको लगता है दे बिलीव द इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटेरियल ईदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। नंबर 2 को मार्क करना इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। सुनिए, 580 के साथ में एक समरी लगाना चाहिए, वो सारी गलतियों की लिस्ट जो उनको लगती है मिली तो है बट क्या नहीं है, मटेरियल नहीं है। तो 580 के साथ में ये लिस्ट एक अटैच होनी चाहिए। वो आपको पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर कि भाई हमने लिख तो दिया है 580 में पर साथ में ऐसा समरी को क्या नहीं किया, अटैच नहीं किया है। समरी ऑफ सच आइटम शुड बी इंक्लूडेड इन और अटैच टू द डब्ल्यूआर। इट्स लाइक एन एनेक्सर टू डब्ल्यूआर जो होना चाहिए। डब्ल्यूआर इज रिटन रिप्रेजेंटेशन, एमआरएल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो हम ऑब्टेन करेंगे। फिर ऑब्वियसली पूरे ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, जो गलतियां मिली है वो सब अक्यूमुलेट की थी हमने, डॉक्यूमेंट करो। उसमें से जो करेक्ट हुई वो भी डॉक्यूमेंट करो, जो अनकरेक्टेड रह गई वो भी डॉक्यूमेंट करो। फिर हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई हम क्लीन ओपिनियन देंगे, मटेरियल लगा कि नहीं लगा, हमको कंक्लूजन डॉक्यूमेंट करो। एंड याद है ना वो ट्रिवियल की इसके नीचे सब इमटेरियल है, वो ट्रिवियल नंबर कैसे डिफाइन किया, ट्रिवियल नंबर क्या है, सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा।
डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा, वो अमाउंट जिसके नीचे सारी के सारी अमाउंट्स क्या है, क्लियरली ट्रिवियल है। क्या क्या गलतियां हमें मिली जो हमने अक्यूमुलेट की और क्या वो करेक्ट हुई या नहीं हुई, उसका लिस्ट बना के दो। और हमारा कंक्लूजन क्या आया कि ये हमें मटेरियल लगती है या नहीं, ताकि पता चले कि हम इसकी वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं या क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल फ्लो ऑफ द स्टैंडर्ड है। शांति से सोचो तो भाई, पहले तो गलतियां ढूंढनी है, आइडेंटिफाई। आफ्टर आइडेंटिफाई उन्होंने बोला अक्यूमुलेट। आफ्टर अक्यूमुलेशन उन्होंने बोला एनालाइज। एनालिसिस के अंदर आप मैनेजमेंट से क्वेश्चंस वगैरह भी पूछेंगे, समझने का ट्राई करेंगे। फिर आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे और करेक्शन। मैनेजमेंट अगर करेक्ट नहीं करता है तो उसका अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का फाइनल इफेक्ट इवैल्यूएट करेंगे। फिर जाएंगे TCWG के पास और फिर जाएंगे 705 के अंदर। एकदम लॉजिकल बात है। आइडेंटिफाई, अक्यूमुलेट, एनालाइज, गो टू मैनेजमेंट फॉर करेक्शन। इफ दे करेक्ट सम, दे डोंट करेक्ट ऑल। अनकरेक्टेड का इफेक्ट सोचो, गो टू TCWG एंड देन इवेंचुअली गो टू 705। अब इसमें कहां ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि नए ऐसे तो आने वाले पहले 2 अटेम्प्ट के अंदर ऑब्वियसली हमें एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता जरूर है। वेर यू शुड बी केयरफुल। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, मेरे हिसाब से चाहे वो MCQ बनाए, किसी भी सिचुएशन के तरीके से पूछे, मिसस्टेटमेंट डेफिनेशन नंबर 1 सबको याद रहेगा। नंबर 2 याद रखना, ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रिलेटेड है कि भाई फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की वजह से मान लो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। वो भी नहीं दिया टू अचीव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगी, गलती कहलाएगी। वो सिचुएशन देगा कि AS इंडेस के बियॉन्ड जाके भी ऑडिटर को लगता है ऐसा डिस्क्लोजर देना चाहिए था, वो डिस्क्लोजर नहीं देना इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। अक्यूमुलेशन में एक वर्ड जो क्लियरली ट्रिवियल है वो पूछ सकता है MCQ में, क्लियरली ट्रिवियल एंड मटेरियलिटी सेम होता है क्या? नहीं, मटेरियलिटी ऑफ 320 इज डिफरेंट। उसके अलावा क्लियरली ट्रिवियल का अमाउंट डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके नीचे चीजें इमटेरियल कहलाएगी। और डाउट जब भी हुआ, अनसर्टेनिटी हुई, उसे कभी भी ट्रिवियल अज्यूम मत करना, उसे हमेशा मटीरियल अज्यूम करके, मटेरियल मतलब अपने लिस्ट में इंक्लूड करके रखना और सिग्निफिकेंट मान के चलना। फिर देखो नीचे टाइप्स कौन कौन से हैं, फैक्चुअल, जजमेंटल एंड प्रोजेक्टेड। फैक्चुअल जो डायरेक्टली गलती मिल गई, जजमेंटल जहां प्रोविजंस के अंदर मैनेजमेंट का जजमेंट अलग है, ऑडिटर का जजमेंट अलग है, यहां वो पक्का परेशान करेगा। प्रोविजन के बजाय ना पॉलिसी बोलेगा, मैनेजमेंट ने ना रेवेन्यू के लिए, रिकॉग्निशन के लिए ये पॉलिसी चूज की है, ऑडिटर को लगता है ये पॉलिसी यूज करने का जो जजमेंट है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो वो पॉलिसी बच्चों को याद नहीं रहेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट सबको याद रहता है। जजमेंट ना अकाउंटिंग एस्टिमेट के साथ साथ पॉलिसीज में भी आता है। प्रोजेक्शन इज अबाउट सैंपलिंग कि भाई टोटल पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेशन करना है, तो जो गलतियां मिली है सैंपल्स के बेसिस पे अनटेस्टेड में कितनी हो सकती है, ओवरऑल लेवल पे प्रोजेक्शन करना चाहिए। फिर सर जो गलतियां मिली है उसकी वजह से क्या स्ट्रेटेजी प्लान को रिवाइज करने का जरूरत है। फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने का, करेक्ट करने के लिए, करेक्ट नहीं करेंगे तो रीजन पूछने का है, और जो अनकरेक्टेड बचेंगे उन्हें इवैल्यूएट करना है। अनकरेक्टेड को इवैल्यूएट करने के लिए मटेरियलिटी लेवल बराबर से रिवाइज करना चाहिए इफ रिक्वायर्ड, प्रॉपर मटेरियलिटी लेवल फाइनलाइज करके फिर ये जो गलतियां मिली है उन्हें कंपेयर करना। रिमेंबर, करंट ईयर की गलतियां कंसिडर नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर की भी गलतियां कंसिडर करनी है, ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगे, टोटल मिसस्टेटमेंट कहलाएंगे। करंट ईयर मिसस्टेटमेंट्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जिनका इफेक्ट अभी भी करंट ईयर में आ रहा है, दोनों मिलकर अगर मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस कर गया तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहलाएगा। ऑब्वियसली फिर TCW जो कम्युनिकेट करो, WR में लिखवा के लो, WR के साथ में लिस्ट अटैच करवा लो जहां पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगा कौन कौन सी गलतियां करेक्ट नहीं हुई थी, एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन 450। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो बच्चों, मेरे पास में ना कुछ बहुत ही ज्यादा ओल्ड टू ओल्ड सिलेबस, अभी ये क्वेश्चंस नॉर्मली मैं आपको नोटिस भी कर रहे होंगे, मैंने आपको Q&A बुक भी अपडेटेड करके दिया है, जो आप में से बहुत सारे बच्चे थोड़े कंप्लेन भी कर रहे थे सर कि लेक्चर्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर था वो मैच नहीं हो रहा है। बेटा बात को थोड़ा बिगर पिक्चर देखो, अपडेटेड Q&A दिया है क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा ICAI का पूछने का तरीका बहुत बदल चुका है। पुराने क्वेश्चंस लेक्चर में डिस्कस किए वो रीड ओनली पर्पस के लिए थे, उस समय तक ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में नए क्वेश्चंस ऐड ही नहीं किए हुए थे, इस वजह से हमको उस सिचुएशन का डिसीजन लेना पड़ा। तो आप ऐसा मत सोचो, बट 450 रिलेटेड ना बहुत रेयर क्वेश्चन, ये ना
ओल्ड सिलेबस से भी ओल्ड सिलेबस का बात कर रहा हूं मैं, जब 450 सिलेबस में हुआ करता था उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन है। अब आप नोटिस करेंगे गलतियां क्या होती है, गलतियों के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक अमाउंट का ओमिशन हो गया, मतलब ये क्वेश्चन ही मिसस्टेटमेंट क्या होता है वो है। देखो इन दी ऑडिट प्लान पार्टनर वांट्स टू हाईलाइट द सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द सोर्सेज, गलतियां कैसे होती है। तो मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखा है और उसके बाद में देखो एग्जांपल दे दिया है कि भाई देयर इज अ ओमिशन, एस्टिमेशन गलत हो गया है, या सर जो डेटा गैदर करके प्रोसेसिंग किया ना उसके अंदर गलती हो गई है। मतलब दीज आर बेसिक एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स अब आपको कहीं मिलेंगे नहीं यार। मतलब दिस वाज देयर इन ओल्ड टू ओल्ड, तब इतना बढ़िया 450 लिखा भी नहीं था, इंट्रोडक्शन टू 450 था बस। आपको बस वही बता रहा हूं, यहां पर ना क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ने के बजाय पूरा 450 बराबर से पढ़ो। जितना समय उस पर डालोगे वो आपको नया कैटेगरी का जो क्वेश्चन बना के दे क्या फर्क पड़ता है। आपको पूरा ऐसे आता है ना, मैं आपको बोल रहा हूं क्या पूछ सकता है वो आपको। मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन में दो चीज आती है, ये पूछ सकता है। अक्यूमुलेशन में क्लियर ट्रिवियल क्या है वो पूछ सकता है। तीन टाइप के मिसस्टेटमेंट क्या है, ये पहले ओल्ड मॉड्यूल में थे भी नहीं, अभी आए हैं, तो वो पूछ सकता है। फैक्चुअल क्या है, जजमेंटल क्या है, प्रोजेक्शन क्या है। हर तरीके से आप प्रिपेयर्ड हो यार। सर टोटल निकालने के लिए करंट के साथ प्रीवियस की गलती ऐड करनी है क्या, हाँ ऐड करनी है। फिर मैनेजमेंट को बोलना है करेक्ट करने के लिए, हाँ करेक्ट नहीं करे तो रीजन समझना है क्या, यस। फिर सोचने का है वो अनकरेक्टेड मटेरियल है कि नहीं है। मटेरियलिटी के लिए 320 के पास जाने का है। मतलब ये लॉजिकल अप्रोच रहा, तो आपको डरने का जरूरत क्या है। पढ़ाई करते वक्त ये ज्यादा मत सोचो कि ऐसे का पुराना क्वेश्चन देख लूं तो फायदा क्या होगा। देखो go with the assumption that the existing questions will not be repeated. When you read question, that is not studying. When you revise the concept, that is the real study. According to me, वो format को आप follow करें, ठीक है। That's all from my side. In case of SA 450, this was chapter number 3 का amendment. There will be other dedicated amendment lecture for respective chapters. I hope this was helpful. Thank you guys. Bye bye. Have a good day.